बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर कंट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इस प्रॉब्लम को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्ट की समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अब आप बुक ओपन कर लें सुहेल अफजल प्लस MRF राइटर की, और इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ओपन करके रखें। पहले हम इसको रीड करेंगे और फिर साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, S&S LTD आर द कंट्रैक्टर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पियर फॉर सीपरेंट डेवलपमेंट कंपनी। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ₹3 lakh एंड पेमेंट इज बाय इंजीनियर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू अ रिटेंशन ऑफ 10% ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। This is to be held by Seafront Development Company for 6 months after the completion of the contract. The following information is extracted from the records of SLS LTD कंपनी। यानी कि स्टूडेंट्स, यहां पर हुआ क्या, एक कंपनी है S&S, इसने किया क्या, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसको उर्दू में कहते हैं ठेका लिया है, ठीक है ना। ठेका लिया इस कंपनी ने, और इस कंपनी ने ना किया क्या है, इस कंपनी ने किया ये है कि इसने 3 लाख का ठेका लिया है, यानी कि 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये कंपनी के अंदर जो मैनेजर होगा वो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टी ने, यानी कि जिस पर्सन ने इस कंपनी को ठेका दिया वो थी सीफ्रंट कंपनी, सही है। इस कंपनी ने 10% पैसा रोक के रखा है, काम कंप्लीट करवा लिया है, मतलब जितना भी वर्क सेटिस्फाइड होगा ना उसका 10% रोक के रखा है। पीछे वाले क्वेश्चंस में 20% भी रिटेंशन मनी होते थे। रिटेंशन मनी का मतलब होता है वो पैसा जो कंट्रैक्टर को देता नहीं है, रोक के रख लेता है ताकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा उसके बाद मैं ये पैसा उसको दूंगा। रोक के रखने की वजह क्या थी, मैंने बताया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी नहीं चाहता कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को पूरे पैसे दे दूं तो ये कल को मेरे कॉन्ट्रैक्ट को अंदर से छोड़कर, मतलब अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को रख के ये चला जाए, यानी मेरे काम को फिनिश ना करे। तो वो उसने अपने समझ लें कि उसने जो है ना अपने इस्तेमाल के लिए ये पैसा खुद पास नहीं रखना, मतलब कॉन्ट्रैक्टी ने उसने रोक के रखना है जस्ट अपने दिल की तसल्ली के लिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो कहीं छोड़ कर ना जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब ना कुछ आइटम्स दी हुई हैं, आपने इसमें से देखना है कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इसके अंदर इनकम है। पहली है, फर्स्ट आइटम है वेजेस ऑन साइट 41260। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल डिलीवर ऑफ साइट बाय सप्लायर, तो ये भी एक्सपेंस है, कितना 58966 कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल डिलीवर टू साइट फ्रॉम स्टोर 10180, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है हायर ऑफ प्लांट, प्लांट हायर किया गया है किराए पर 21030, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंसेस चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 3065, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 8330, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल ऑन साइट ऑन 30 सितंबर 2010, तो यहाँ पर 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईयर में तब्दीली आएगी, अमाउंट और फिगर्स बिल्कुल सेम रहेंगी। तो ये क्या है, एंडिंग मटेरियल है, क्योंकि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। ऊपर वाली लाइनों पे गौर करेंगे आपको 6 मंथ का वर्ड नजर आएगा, तो 6 मंथ का ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, तो 6 मंथ जो है वो सितंबर के मंथ में क्लियर हो जाते हैं। तो अमाउंट इसकी है 11660, तो ये जो है ना मटेरियल, ये क्लोजिंग मटेरियल है, ये क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, यानी कि इनकम है कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट आइटम है आपकी वर्क सर्टिस्फाइड 1,50,000, ये क्या है, इनकम है इस कॉन्ट्रैक्ट की। फिर इसके बाद आ जाता है पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव एक्चुअल में कैश रिसीव को बोलते हैं, तो ये कितना है, 1,35,000, तो ये आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की इनकम भी नहीं होती, ना एक्सपेंस होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इस पर जस्ट कैलकुलेशन की जाती है।
नेक्स्ट आएगी आपकी आइटम वर्क इन प्रोग्रेस, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नोट द सब्जेक्ट सर्टिफिकेट टू डेट। अमाउंट है 12613, तो ये वर्क अनसेटिस्फाइड है स्टूडेंट्स, ये वर्क अनसेटिस्फाइड है। अगर आपको ना पता चले तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो चीजें आती हैं, वर्क सेटिस्फाइड, वर्क अनसेटिस्फाइड, तो ये वर्क अनसेटिस्फाइड है। नेक्स्ट आइटम है आपकी अक्रूड वेजेस ऑन 30 सितंबर 2010, तो 2010 की जगह 2017 आ सकता है। अमाउंट है 2826। ये जो अक्रूड वेजेस है ना स्टूडेंट्स, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। नंबर वन, अक्रूड वेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो उजरत, वो वेजेस के पैसे जो कंपनी ने अभी फ्यूचर में अदा करने हैं। तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस करना हो आपने, या फ्यूचर में कोई आपको इनकम मिले, तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो। तो अक्रूड वेजेस के दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो ये कंट्रैक्ट अकाउंट में एक्सपेंस साइड पर आएगा, दूसरा ये बैलेंस शीट अगर उसने बनाने को कही तो ये बैलेंस शीट के अंदर भी ट्रीट किया जाएगा। लायबिलिटी होता है ये, क्योंकि मुस्तकबिल में अदा करना है ना कंपनी ने ये पैसा अपने वर्कर्स को। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग फॉर ₹3384 वाज डैमेज्ड एंड हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹884। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज का मतलब क्या है? एक ना मटेरियल था जिसकी वैल्यू थी 3384, वो हो गया खराब। डैमेज्ड का मतलब क्या होता है? खराब हो चुका है ना, लेकिन उसको स्क्रैप वैल्यू के भाव बेच दिया 884 का। सही है ना? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना। ये डिस्पोज ऑफ का लफ्ज जो है ना, आप ना डेप्रिसिएशन एक चैप्टर होता है उसके अंदर ये आप पढ़ते थे। तो देखो, जब भी कंट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, कंट्रैक्ट के अंदर है, कंट्रैक्टर जो कंट्रैक्ट लिया हुआ है, ठेकेदार ने जो ठेका लिया हुआ है, यानी कि मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं कि जो ठेका लिया हुआ है, इस ठेके के अंदर अगर फॉर एग्जांपल उसका मटेरियल उसके वर्कर की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से, या कंट्रैक्टर की अपनी लापरवाही की वजह से कोई मटेरियल खराब हो चुका है और उसको बेचा है स्क्रैप वैल्यू कबाड़िए के भाव उसको बेचा है, तो याद रखिएगा कभी भी वो इसको, इस अमाउंट को ना ही अपनी इनकम शो करेगा जो उसने लिया है, जैसे मिसाल के तौर पर 884, और ना ही इस लॉस को अपना लॉस इस कंट्रैक्ट का समझेगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर तो उसने अपना इस कंट्रैक्ट के अंदर ये जो 3384 के उसका मटेरियल खराब हो चुका है, इसको अगर उसने एज अ एक्सपेंस अपने कंट्रैक्ट में लिख दिया, याद रखना जब वो इसको अपने एक्सपेंस साइड पर लिख देगा तो उससे इसकी कॉस्ट जो है, लागत जो है ना, इस कंट्रैक्ट की लागत बढ़ जाएगी। यानी कि ये 3 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लॉस की अमाउंट को भी अंदर ऐड करेगा। इसलिए जब उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इनकम उसको कम शो होगी। ये आम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझें, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो और आपने ना चीज बनाते वक्त आपसे ना 3000 का ना कोई मिस्टेक होगी। अब अगर आपने उस 3000 की मिस्टेक को भी अंदर इंक्लूड कर दिया, तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे ना अपना, तो याद रखना वो 3000 भी आपको लेस करना पड़ेगा अपनी क्रेडिट साइड वाली इनकम में से। सो आपकी जो इनकम है वो डिक्रीज शो होगी, कम शो होगी। इस वजह से ये जो कंट्रैक्टर है ना, ये कंट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त अपने माइंड में आपने एक बात रखनी है कि जब भी आपकी, यानी कि कंट्रैक्टर की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से, या उसके वर्कर्स की लापरवाही की वजह से मटेरियल डैमेज हो जाए या प्लांट डैमेज हो जाए, तो वो कभी भी इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपेंस शो नहीं करेगा। वो क्या शो करेगा? सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन पर आ गए हैं। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, आपका फॉर्मेट ये रहेगा, क्या? रेफरेंस अमाउंट, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट। आपकी स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड पर आपको रेफरेंस और अमाउंट नजर आ रहा है ना, यहां पर आप इसको कहते हैं डेबिट साइड, यहां पर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और जो आपको आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर रेफरेंस और अमाउंट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं क्रेडिट साइड, यहां पर आप अपनी इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आपका एक्सपेंस क्या था? मटीरियल बाय सुप्लायर। वो जो मटीरियल सुप्लायर से मिला था वो एक्सपेंस था। अमाउंट क्या थी? 58966। तो नेक्स्ट क्या है? मटेरियल फ्रॉम स्टोर, इसकी अमाउंट क्या है? 10180।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको एक्सपेंस दिया हुआ था वेजेस, तो वेजेस की अमाउंट कितनी थी 41260। अच्छा मैंने इसको अंदर लिखा, आप इसको डायरेक्ट बाहर अमाउंट के कॉलम में भी लिख सकते हैं। मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अक्रूड वेजेस, कितनी है वो 2826, तो मैंने जमा करके बाहर लिख दिया। आप चाहे इन दोनों को डायरेक्ट इनकी अमाउंट को बाहर भी लिख सकते हैं, तो जमा करके दोनों की अमाउंट क्या आएगी, बाहर लिखेंगे अमाउंट 44086। अब नेक्स्ट देखें हायर ऑफ प्लांट, इसकी अमाउंट कितनी है 21030। तो स्टूडेंट्स ये आप बाहर अमाउंट लिखेंगे, हायर ऑफ प्लांट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस चार्ज, इसकी अमाउंट कितनी है 3065। तो ये दोनों आपके एक्सपेंस है, आप इनको एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपकी आइटम क्या आएगी एज अ एक्सपेंस, वो आएगी ओवरहेडेड चार्जेस, ये कितने थे 8330। तो ये भी आपका एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस हमने तमाम रिकॉर्ड कर लिए, कोई आइटम नहीं हमने छोड़ी अब एक्सपेंस की। अब इनकम साइड पर आ जाएं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल ऑन साइड, वो जो एंडिंग मटेरियल बचा था आपको ऊपर स्टेटमेंट में मैंने बताया था ना, हमने पढ़ा था क्वेश्चन, बुक्स जरा पास रखें और देखें वो कितनी अमाउंट है 11660 रुपीज। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपकी इनकम आएगी, कौन सी इनकम आएगी, आप लिखेंगे वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड, लेकिन उसको लिखने से पहले आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस मेन हेडिंग आपने दी, इसके अंदर लिखा वर्क सेटिस्फाइड कितना 1,50,000, 1,50,000 अंदर कॉलम में आप लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। फिर वर्क अनसेटिस्फाइड वो कितना था, वो था 12613। इन दोनों को जमा करके बाहर लिख देंगे, क्या अमाउंट आएगी 162613। तो ये आपका क्या आ गया, इनकम आ गई वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड को जमा करके। अब नेक्स्ट आइटम देखें इस क्रेडिट साइड पर क्या आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो था लॉस ऑन मटेरियल। अब आप कहोगे सर जी ये क्यों इधर आया, आपने तो कहा था कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्टर की या कॉन्ट्रैक्टर के मजदूरों की वजह से, लापरवाही की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाए और यहाँ कोई इनकम उसको आए, तो वो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी ही नहीं। मैं बताता हूँ, पहले इसको समझिएगा। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे लॉस ऑन मटेरियल, उसके अंदर कैश, कैश वो उसको बेचा कितने का था, वो था हमने बेचा, इनर कॉलम में लिखेंगे 884। वो रिमेनिंग कितने का रह गया, प्रॉफिट या लॉस, उसमें तो लॉस हुआ था ना, प्रॉफिट या लॉस कितना उसमें रह गया, तो प्रॉफिट और लॉस रहता है 3384 का था ना, उसमें से माइनस करेंगे ना 884, तो आपके पास आएगा 2500। तो जब इन दोनों अमाउंट को जमा करें तो नेट अमाउंट आपकी बाहर वाले कॉलम में 3384 ही रहती है। अब आप ये मैं आपको बताता हूं ये हम इधर क्यों लिख रहे हैं। आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप कहोगे सर ये तो आपने कहा था लिखना ही नहीं, लेकिन आपने लिखना है। देखो आपने वो चीज इस कंट्रैक्ट में ये 3384 इतने का मटेरियल इस कंट्रैक्ट में डैमेज हो चुका था, आपने इस कंट्रैक्ट में इसको नहीं लिखना, क्योंकि अगर लिख दिया ना तो आपकी इनकम डिक्रीज होगी। तो अगर नहीं लिखना तो आपको यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इस कंट्रैक्ट से निकालना पड़ेगा इस अमाउंट को। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर लिखने का मतलब ये होता है कि हम इस कंट्रैक्ट में से इसको माइनस कर रहे हैं। जैसे देखें हम क्लोजिंग मटीरियल या क्लोजिंग प्लांट, हम जो साल के एंड पर बच जाता है उसको क्यों हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसको ओपनिंग मटेरियल से लेस कर दो। तो चाहे आप उसको ओपन, चाहे आप अगर फॉर एग्जांपल ये अभी आपने ऊपर मटेरियल ऑन साइट लिखा हुआ है 11,660 रुपीज, तो ये क्लोजिंग मटेरियल है। अगर आप इस तरफ नहीं लिखना चाहते तो इसको ओपनिंग मटेरियल में जमा करके, सॉरी ओपनिंग जो मटेरियल आपको दोनों दिए हुए हैं, मटेरियल फ्रॉम सप्लायर और मटेरियल फ्रॉम स्टोर, उन दोनों में को जमा करके ये अमाउंट को 11,660 रुपीज को माइनस करके लिख दें डेबिट साइड पर अमाउंट वाले कॉलम के अंदर। तो अगर आप क्रेडिट साइड पर लिख दो तो उसका मतलब ये होता है, वहां पर लिखोगे तो माइनस करोगे डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर लिखोगे तो आप डायरेक्ट अमाउंट लिखोगे। तो इसी तरह ये जो लॉस है, जो मटेरियल डैमेज हो चुका था, इसको क्रेडिट साइड पर हमने लिखना है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से इस अमाउंट को हमने बाहर निकालना है। ठीक है ना, तो आपने ये बात को मेरी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बार बार इस बात को मेरी सुनना है, वीडियो को बार बार पीछे की तरफ पॉज करके आपने देखना है। अब हम इसका टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप ये क्रेडिट साइड टोटल जमा करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 177657। अब इससे आपने डेबिट साइड को माइनस करना है, तो डेबिट साइड के अंदर जितनी भी वैल्यूज मौजूद है उनको माइनस करें तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 32,000। यानी कि इस कंट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट हुआ 32,000 का प्रॉफिट हुआ, 32,000 का। तो क्या ये 32 का 32,000 रुपया अपनी बीवी बच्चों को घर में जाके दे सकता है या खुद इसको जाती इस्तेमाल के लिए यूज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से उसने कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, कुछ हिस्सा इसने एज अ रिजर्व बचा कर रखना है। मुस्तकबिल में अगर इस कंट्रैक्ट के अंदर अगर उसको कोई लॉस हो गया तो वो उस पैसे को यूज करेगा जो उसने इस 32,000 में से एज अ रिजर्व रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्रैक्ट कंप्लीट कितना हुआ है।
अगर हमारा कंट्रैक्ट 50% या 50% से ज्यादा कंप्लीट हुआ तो तब हम 2/3 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपका कंट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है, तो फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज ऑफ कंट्रैक्ट कंप्लीटेड। इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू वर्क सेटिस्फाइड डिवाइडेड बाय कंट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सेटिस्फाइड कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000, डिवाइड करेंगे उसको, कंट्रैक्ट की प्राइस कितनी थी, टोटल कंट्रैक्ट कितने का लिया हुआ था 3 लाख का, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आएगा 50%। तो वही बात नीचे लिखी हुई है कि अगर आपका कंट्रैक्ट 50% या 50% से ज्यादा हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, नीचे दिए गए हुए दो फार्मूलों में से आप एक यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसका मतलब है 2/3 वाला फार्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 90%। अब आप कहोगे सर जी पीछे वाले क्वेश्चन में तो 80% था पहले फार्मूले में यूज हो रहा, ये 90% आपने क्यों ले लिया। पीछे वाले क्वेश्चन में वो रिटेंशन मनी 20% ले रहा था, रोक के पैसे रख रहा था 20% 100 में से, तो 100 में से 20 माइनस करें तो पीछे 80 बचता है। तो अब वो 10% रोक के रख रहा है रिटेंशन मनी ऐसा, तो अब 100 में से 10 माइनस कर दे तो 90 बचेगा। तो आपने देख लेना अगर वो 30% रोक के रखेगा तो आपके ये फर्स्ट फार्मूले में 70% आप लिख दोगे। तो दूसरा फार्मूला क्या है, वो है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। अगर आप पहले फार्मूले को नहीं लेना चाहते, नहीं यूज करना चाहते, तो आप सेकंड वाले फार्मूले को यूज कर लें। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर और देखते हैं प्रॉफिट में से वो कितना हिस्सा अपने पास रखेगा और कितना हिस्सा एज अ रिजर्व यूज करेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप फार्मूला यूज करेंगे, मैंने फार्मूला नंबर 1 यूज किया है। तो लिखेंगे आप प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर हेडिंग दे देंगे ना, तो लिखेंगे प्रॉफिट कितना 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप दूसरा फार्मूला भी यूज कर लें तो वहां पर 2/3 करने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैश रिसीव जो कि है 1,50,000 और सॉरी कैश रिसीव जो कि है 1,35,000 और डिवाइड करना पड़ेगा वर्क सेटिस्फाइड जो कि है 1,50,000 से। तो ये फार्मूला मैंने यूज किया तो मेरे पास अमाउंट आई 19,200, यानी कि 32,000 में से 19,200 रुपया वो कंट्रैक्टर अपने घर में बीवी बच्चों को जाकर दे सकता है। और रिजर्व एज कितना रखेगा, उसको मैंने नाम दे दिया वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट। कितना रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग रहता है 12,800। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका ये कंट्रैक्ट अकाउंट देखो बन गया, कंट्रैक्ट अकाउंट एज अ रिजर्व, उसने इतने पैसे बचा लिए। बाकी ये जो बैलेंस B/D बैलेंस C/D आप बिल्कुल इस तरह करेंगे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसने हमसे कहा था वर्क इन प्रोग्रेस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो हम उन दोनों को देखते हैं। अब हम बनाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने हेडिंग दी ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस, फॉर्मेट वही रहेगा, रेफरेंस अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड पर रेफरेंस अमाउंट। तो डेबिट साइड पर आप लिखेंगे क्या, कंट्रैक्ट अकाउंट में से आप उठाएंगे। याद है आपने कंट्रैक्ट अकाउंट की इनकम साइड पर क्रेडिट साइड पर लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो चीजें, वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड। तो उसको आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। आप उसको किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पर। तो वर्क सेटिस्फाइड आपने डेबिट साइड पर लिखा, कितना अंदरूनी कॉलम में आपने लिखा 1,50,000, इसमें ऐड किया वर्क अनसेटिस्फाइड कितना 12613, दोनों को ऐड करके बाहर आउटर कॉलम में आपने लिख देना है 162,613। ये टोटल आपके पास आ गया डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड पर आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे रिजर्व। देखो रिजर्व भी उस बंदे ने मेंटेन किया। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि कौन कौन सा पैसा जो है वो मेंटेन किया गया है, कहां कहां से इनकम आई है। तो ये रिजर्व भी अभी तक उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए इनकम है। तो रिजर्व कितना था, वो था आपके पास 12,800। अब ये 162,613 इसमें से ये माइनस कर दें अमाउंट 12,800, तो आपका बैलेंस C/D बैलेंस कैरी डाउन आपके पास आ जाएगा कितना 149,813। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस शीट, फिर एज ऑन 31 सितंबर 2010। तो स्टूडेंट्स 2010 है, यहाँ पर 2017 आ जाएगा। आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर ना ईयर लिख लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, लायबिलिटी रुपीज 61 रुपीज। तो लायबिलिटी साइड पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अक्रूड वेजेस या वेजेस अक्रूड है। स्टूडेंट्स इसकी अमाउंट कितनी थी, ये लायबिलिटी होती है क्योंकि मुस्तकबिल में इसको पे करना होता है। तो ये क्या अमाउंट कितनी थी 2826। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को आप इनर कॉलम में लिखेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ था, वो 32,000 में से कितना प्रॉफिट वो उसने अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने जाती इस्तेमाल के लिए रखा, वो था 19,200। उसमें से माइनस करें लॉस ऑन मटेरियल 2500,
सारे ये हम 2500 क्यों माइनस कर रहे हैं, 3384 क्यों नहीं माइनस कर रहे भाई, उसमें से 884 का तो उसने बेच दिया था उतनी वैल्यू का, तो 2500 का उसने नहीं था, 2500 उसको लॉस हुआ था। एक्चुअल में मटेरियल की वैल्यू थी जो डैमेज हुआ था 3384 रुपए, उसमें से उसने 884 रुपए का उसको बेच दिया था, तो पीछे 2500 उसको लॉस हुआ था। तो ये प्रॉफिट में से माइनस करें लॉस, तो पीछे कितना आ जाएगा, पीछे आपके पास आ जाएगा 16,700। अब स्टूडेंट्स एसेट साइड पर आ जाए, तो सबसे पहले वो देखिए एंडिंग मटेरियल, वो उसका एसेट ही है ना, अगले साल वो उसको यूज कर सकता है एंडिंग मटेरियल को। तो वो कितना था, एंडिंग मटेरियल था स्टूडेंट्स उसका 11,660 रुपीज, ये रुपीज के कॉलम में उसने लिख दिया। फिर उसके बाद और कौन सा एसेट है, और है उसका वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड। वर्क सेटिस्फाइड है अंदरूनी कॉलम में लिखे 1,50,000, उसमें जमा करें वर्क अनसेटिस्फाइड, वो कितना है 12,613। तो जमा किया तो अंदरूनी कॉलम में ही आप लिखेंगे, अभी बताता हूं क्यों लिखना है, वो लिखेंगे आप 162613। इसमें से लेस करें वो जो कैश उसने रोका हुआ है कॉन्ट्रैक्टी ने, सॉरी वो जो कैश कॉन्ट्रैक्टी ने दिया था, मतलब पैसा बनता था 1,50,000, 1,50,000 तक हमने काम कर लिया था, उसने हमें कितने दिए थे कॉन्ट्रैक्टी ने, उसने दिए थे 1,35,000। तो 1,35,000 इस अमाउंट में से माइनस करें 162613 में से, तो कितना आएगा 272613। तो ये आप बाहर आउटर कॉलम में ये अमाउंट आप लिख दोगे, इतने का अभी उसको, इतना उसके पास अभी जो है ना एसेट उसका रिमेनिंग है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैश, वो जो उसको आपको पता है 884 का उसने डैमेज मटेरियल भी बेचा था, तो वो भी उसका एसेट ही है ना, तो कैश भी आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपकी बैलेंस शीट भी क्लियर हो जाती है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो चुका है। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, कोई इशू है, क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।